दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि बेसिक मैथ में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात जिसको आप ज्यामिति या रेखा गणित कहते हैं। परिभाषा से लेके जितने सारे जो टर्म्स थे जिसमें हमने लाइन सेगमेंट्स, लाइन, रे, पॉइंट, साथ ही साथ एंगल और एंगल के टाइप्स, इन तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे ही, जिस चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स 2.0, यानी मैथमेटिक्स 2.0 में ही बेसिक मैथ का ना प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो गया है। और आप अगर चाहते हैं कि हम बेसिक मैथ को, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, क्योंकि देखिए आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी माध्यम में बेसिक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी चैनल पे बेसिक का मुहिम भी चल रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम बेसिक मैथ को बिल्कुल जीरो से, जैसे कि मैंने इसमें जीरो से आपको पढ़ाना शुरू किया था, यदि आप जीरो से बिल्कुल सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको जोड़ घटाव से लेकर उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से लेकर साइन चेंजिंग वगैरह, कांस्टेंट वेरिएबल, इन तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। और हम ज्योमेट्री में, जैसे कि मैंने अभी कुछ सेकंड पहले आपको चर्चा किया कि हमने लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट्स, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, इन तमाम चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पे जरूर जाइए और बिल्कुल बारीकी से एक एक करके सभी वीडियो को देखिए, वहां से सीखने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख जाइएगा और बेसिक जो भी नॉलेज है ना, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण है वह विश्लेषण हमारा त्रिभुज का है, अर्थात ट्राइंगल का है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक जो नॉलेज है वह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस क्लास में भी बच्चा पढ़ रहा हो। इसीलिए आप लोग हेडिंग में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक मैथ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, अर्थात सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, सबके लिए यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल बारीकी से शुरू से पढ़ने का, सीखने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आज का जो हम ट्रायंगल का जो टॉपिक पढ़ेंगे ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं तो हर वीडियो में आपको मैं बोल ही देता हूं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है, नहीं समझ में आता है, आप एट द टाइम कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर पे आप लिख के भेजिए अपनी समस्या को, उसके बारे में तुरंत विश्लेषण कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जैसे कि मैं हमेशा आप लोग से बताता हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को आप ही को बढ़ाना है। अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, बच्चों को जोड़िए। तो आइए आज का जो हमारा विश्लेषण है ट्राइंगल के बारे में करेंगे। और मैं आपसे जरूर एक बात कहना चाहूंगा, फिर से, मैं तो बोल दिया हूं लेकिन फिर से आप प्लेलिस्ट पे, चैनल पे जाके बेसिक मैथ का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है इसी चैनल के माध्यम से हम ट्रिकी मैथ भी आपको बताते हैं। साथ ही साथ क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ चलता है और यहां तक कि आपको हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी दी जाती है और बेसिक मैथ के बारे में जानकारी तो दिया ही जा रहा है। तो इन तमाम चीजों के बारे में जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव के छात्र हैं, कॉम्पिटेटिव के स्टूडेंट्स हैं, या क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, या क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, या उससे नीचे का स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम चीजों के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको मद्देनजर रखते हुए इस चैनल पे आपको उस चीज के बारे में सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आप चैनल से जुड़े रहें और हर एक चीज को सीखने का जरूर प्रयास करें। और जो समस्या होती है आप हमसे एट द टाइम बताइए, उस समस्या का निदान तुरंत कर दिया जाता है। और प्ले लिस्ट पे जाके जरूर आप उस वीडियो को देख लीजिए, जितने सारे, हालांकि मैं इस वीडियो का भी लिंक, जो इसके पीछे वाले जो वीडियो का लिंक है, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें हमने आपको करस्पेंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, लेकिन प्ले लिस्ट पे जाइएगा तो आपको वो चीज शुरू से मिल जाएगा, ठीक है, और क्लास 1 से मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि प्लेलिस्ट से ही जाकर पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। तो आइए आज का जो हमारा विश्लेषण है, हम ट्रायंगल के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सीखने का प्रयास करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल होता क्या है, एक हम पहले फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, एक त्रिभुज का हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं और इसी के माध्यम से हम आपको हर चीज को समझा देंगे। ठीक है, अब जरा देख लीजिए, हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक क्या है, त्रिभुज है। इसमें आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस चीज को सीखने का प्रयास कीजिए कि मार्कर थोड़ा हम ले लें। चलिए हम इसमें अब सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नामकरण कर देते हैं, ए, बी,
और सी। देखिए बाबू, इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो बेसिक जो जानकारी है ना, मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपसे कोई भी कंफ्यूजन के लिए किसी टाइप से कोई आपसे पूछ सकता है, और आपको पता है कि पूछने वाला हमेशा आपसे उसी फॉर्म में पूछता है कि आप बताने का प्रयास न करें या आप उसमें उलझ जाएं। तो मैं आपको इसके लिए भी आपको मैं एक दवा दे देता हूं, उस दवा को अपने पास में रखिए। दवा का मतलब वही है जो मैं बात बताने वाला हूं, उसे आप सीखिए, फिर आप जवाब आसानी से दे पाइएगा। देखिए, हमने पढ़ा था ज्योमेट्री में, एक हमारा होता था लाइन सेगमेंट और एक हमारा होता था लाइन, ठीक है ना। लाइन में हमने पढ़ा था कि इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, अर्थात यह दोनों साइड से इन्फिनिटी तक बढ़ता है, अर्थात यह बढ़ते चला जाता है। इसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप लाइन को कभी माप नहीं सकते हैं क्योंकि वह इन्फिनिटिव होता है, और जिसकी लंबाई इन्फिनिटिव हो, जो कभी खत्म हो ही नहीं, जरा बताइए आप उसे माप सकते हैं? उसे मापा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिसकी लंबाई निश्चित हो, अर्थात एक बिंदु से चले दूसरे बिंदु पे जाके रुक जाए, अर्थात उसकी दूरी, उसकी लेंथ क्या हो, निश्चित हो, तब हम उसे माप सकते हैं, तब हम उसे आसानी से माप सकते हैं। अर्थात लाइन सेगमेंट जिसकी दूरी जो होती है निश्चित होती है, अर्थात इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, तो कहने का मतलब हम इसका डिस्टेंस माप सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं। कोई कोई आपसे बोल देता है, पूछ देता है कि जो आपके पास जो भी क्लोज फिगर बनते हैं 3 and 3 to above साइड्स, 3 भुजाओं से या 3 से अधिक भुजाओं से जो भी क्लोज फिगर बनता है, अर्थात जो बंद आकृति जो बनती है, क्या वह लाइन से बनता है या लाइन सेगमेंट से बनता है? क्योंकि डिफिनेशन में आप लोग देख रहे होंगे, मैं यहां पे शायद मेंशन किया हूं स्ट्रेट लाइन। मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन, हालांकि हम इसके ऊपर आएंगे बाद में, पहले मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये त्रिभुज है, अगर यह मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, इसकी एसी की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, तो आप तो इसे माप रहे हैं, माप रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो दूरी है वह क्या है, निश्चित है, ठीक है। अर्थात बना हुआ जो फिगर जो हुआ, जो बंद आकृति हुई, वह आकृति जो क्लोज फिगर जो बनती हैं वह लाइन सेगमेंट से ही बनती हैं, अर्थात स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ही बनती हैं। लेकिन हम स्ट्रेट लाइन क्यों लिखते हैं, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। बिकॉज हम लाइंस पे ही, अर्थात लाइन पे ही हम लाइन सेगमेंट लेते हैं, और लाइन से ही हमें लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है। अतः हम यहाँ पे लाइन का चर्चा करते हैं, लेकिन जब सिर्फ आपको सिर्फ आकृति की बात की जाएगी कि नहीं, मुझे सिर्फ आप AB के बारे में ही बताइए, इस कंडीशन में AB हमेशा आपको लाइन सेगमेंट ही रहेगा। लेकिन हम सुविधा के अनुसार से, आप जब आगे पढ़िएगा, आगे बताया जाएगा, तो आपको पता है कि हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार और जरूरत के हिसाब से हम इसे बढ़ा सकते हैं, हम इसे बढ़ा सकते हैं, दोनों छोर से बढ़ा सकते हैं। तो जब दोनों छोर से बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये तो लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब उस सिर्फ और सिर्फ उस आकृति की बात की जाएगी, उस प्लेन फिगर की बात की जाएगी, तब इस स्थिति में हम स्पष्ट उस आदमी को, उन आदमी को, या जो भी हमसे इस प्रकार की बात करते हैं या पूछते हैं, या अपने नॉलेज के लिए हम हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखेंगे कि जो हमारा जो बंद आकृति जो होती है, और सिर्फ हम उसी प्लेन के बारे में बात करते हैं, और उतना ही दूर, और उतना ही दूर के एरिया के बारे में बात करते हैं, इस स्थिति में बाबू जो हमारा फिगर बनता है वह हमेशा लाइन सेगमेंट से बनता है। हमेशा किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से, अर्थात रेखाखंड से, ठीक है ना। अब जरा समझने का हम प्रयास करेंगे कि हम त्रिभुज में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है कि यहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़ी ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीकों से आप लोग को सभी को पता होगा। मैं एक बार आपसे बताना चाहूंगा, पढ़ा और रटा रटाया हुआ चीज है, जो हमारे शिक्षकों ने, जो हमारे गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया है, हमने उसमें पढ़ा था, जब हमारे गुरु जी हमें पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अर्थात वैसा एरिया, कहने का मतलब ये, जैसे देखिए ये अंदर का ये एरिया ही हुआ, ऐसा एरिया जो यह तीनों साइड से क्या हो, किसी भुजा से, किसी लाइन से क्या हो, घिरा हुआ हो, और यह बंद आकृति हो। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह बंद आकृति हो, अर्थात यह क्लोज्ड फिगर हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जरा देखिए, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसमें भी तो 3 लाइन है, इसमें भी तो 3 लाइन है, लेकिन क्या यह त्रिभुज है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह तो कोई फिगर ही नहीं है।
यह तो देखिए 3 लाइन तो इसमें आए हैं, 3 लाइन तो आए हैं, लेकिन यह इस कोई फिगर नहीं हुआ क्योंकि यह कहीं से बंद नहीं है। अब यह कोई भी फिगर बन सकता है जब इसको हम बंद करेंगे, या 4 साइड वाला, 5 साइड वाला, 6 साइड वाला, हम आपको अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हम प्लेन फिगर की बात करेंगे हम उसमें क्लोज्ड फिगर को जरूर जोड़ेंगे, यानी जो बाउंडेड, जो हमारा जो एरिया होगा चारों तरफ से जो उसका बाउंड्री होगा वह हर एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ रहेगा, एक दूसरे से मिला हुआ रहेगा, तभी तो जाके हमारा जो बाउंड्री जो हो, हमारा जो क्षेत्र होगा वह बंद आकृति वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो हम इसे अब आसानी से कह सकते हैं क्या कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र, 3 भुजाओं से जो घिरे हुए जो क्षेत्र होते हैं और वह जो बंद आकृति का निर्माण करता है वह क्या कहलाता है, हमारा त्रिभुज कहलाता है। अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्राइंगल इज ए प्लेन फिगर। त्रिभुज क्या है, एक समतल आकृति है। अब जरा समझेंगे, मैंने आपको प्लेन के बारे में भी बताया है ज्योमेट्री में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना बेसिक ज्योमेट्री, जो इसके पीछे वाला जो टॉपिक होगा 2 या 3 वीडियो पीछे, तो मैंने आपको प्लेन फिगर के बारे में भी बताया है। प्लेन फिगर में क्या आता है बाबू, इसमें लेंथ आ जाएंगे, ब्रीथ आ जाएंगे, अर्थात इसकी लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, इसमें आपका थिकनेस अर्थात उसकी जो हाइट जो है, मतलब कहने का मतलब जो मोटाई, हाइट नहीं, जो मोटाई जो है वह इसमें प्राप्त नहीं होती है। इस टाइप के फिगर को हम क्या कहते हैं, प्लेन फिगर कहते हैं, अर्थात समतल आकृति कहते हैं। ठीक है ना। बाउंडेड बाई अर्थात घिरी हुई हो 3 स्ट्रेट लाइंस, 3 सीधी रेखाओं से, अर्थात या आप चाहें तो 3 सीधी रेखाखंडों से भी आसानी से बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके पहले इसको चर्चा करके आपको बता दिया है। अर्थात जब यह 3 भुजाओं से जो क्षेत्र घिरी हुई होती हैं और वह तीनों भुजा एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं और बंद आकृति का निर्माण करती हैं, इस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा जो यह क्षेत्र प्राप्त हुआ, यह त्रिभुज प्राप्त हुआ। और सिर्फ त्रिभुज के लिए नहीं, कोई भी आकृति जब आगे इसके बाद आप पढ़िएगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, हालांकि क्वाड्रिलेटरल्स में ही सब चीज आ जाएंगे, लेकिन इन तमाम चीजों के बारे में हम हमेशा एक चीज का चर्चा करेंगे कि ये सभी आकृतियां क्या होती हैं, बंद आकृति होती हैं, अर्थात क्लोज्ड फिगर होते हैं। और बंद आकृति से ही हम एग्जैक्टली उस चीज को ले पाएंगे, उस चीज को सीख पाएंगे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और हमें पता चल पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम त्रिभुज के बारे में क्या चीज जानने वाले हैं और क्या क्या चीज जान रहे हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहें, त्रिभुज कहें। परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब जरा देखिए 3 भुजाएं 1, 2 और 3, ये देखिए ये इससे मिली हुई है, यहाँ पे, ये बिल्कुल क्लोज फिगर है। इस स्थिति में यह त्रिभुज बन रहा है और जो क्षेत्र हमें प्राप्त है यह त्रिभुज का क्षेत्र प्राप्त है। आगे की बात करें दोस्तों इसके सिंबल के बारे में, अर्थात चिन्ह के बारे में, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, अर्थात इसको हम त्रिभुज के फॉर्म में ही छोटा त्रिभुज से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अर्थात सिंबल क्या होता है, त्रिभुज का चिन्ह क्या होता है, इस फॉर्मेट में होता है। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, अर्थात टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, आपको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। इन ट्रायंगल्स के जो होते हैं ना 3 प्रकार होते हैं, लेकिन वह बेस्ड होता है, वह आधारित होता है किस पे, तो एक उसके साइड पे, भुजा पे, दूसरा उसके एंगल अर्थात उसके कोण के ऊपर, अर्थात एक भुजा के ऊपर आधारित होता है, एक कोण के ऊपर आधारित होता है। और इसी फॉर्मेट में हम कहते हैं कि भुजा के तौर पे 3 और कोण के आधार पे भी 3, यानी त्रिभुज का जो हमारा रूप होता है, त्रिभुज का जो प्रकार होता है, भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब जरा देखिए उसको सीखने से पहले थोड़ा सा हम इसके वर्टेक्स पॉइंट अर्थात इसके शीर्ष बिंदु के बारे में जानेंगे। शीर्ष बिंदु के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि देखिए त्रिभुज में ना 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। 3 शीर्ष बिंदु का मतलब यह हुआ कि जब दो लाइन आके या 2 अलग अलग दिशा से जब लाइन आती हैं, भुजा रेखाएं जो आती हैं या लाइन सेगमेंट आते हैं और वह एक दूसरे से
किसी बिंदु पे आके मिल जाते हैं, एक दूसरे को किसी बिंदु पे आके काट देते हैं, इस स्थिति में उस बिंदु को हम क्या करते हैं, वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं। आप चाहे तो इसको दूसरे भाषा में भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब दो रेखाओं में एक ही कोई कॉमन बिंदु होता है, अर्थात एक ही कोई कॉमन पॉइंट होता है, उस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स पॉइंट करते हैं, अर्थात शीर्ष बिंदु कहते हैं। अब जरा हम बीसी की बात कर लेते हैं बाबू, बीसी पे ध्यान दीजिएगा। यह हमारा बीसी हुआ, यह हमारा एसी हुआ। जरा देखिए बीसी और एसी आके एक जगह सी पर मिला है ना, सी पे मिला है ना, अर्थात सी क्या हो गया, एक हमारा वर्टेक्स पॉइंट हो गया, अर्थात एक हमारा शीर्ष बिंदु हो गया। कॉमन के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों में कॉमन होता है। तो जरा देखिए तो बीसी भुजा के लिए और एसी भुजा के लिए जो सी जो है बिंदु, ये कॉमन है कि नहीं, ये दोनों में मौजूद हो रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। इसी फॉर्मेट में आप एसी को ले लीजिए, एबी को ले लीजिए तो आपके पास ए आ जाएगा। इसी तरह आप एबी को ले लीजिए और बीसी को ले लीजिए तो आपके पास बी आ जाएगा। अर्थात हमने यहां से सीखा कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा तो होती ही है, साथ ही साथ तीन शीर्ष भी होते हैं, अर्थात तीन वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, अर्थात तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। और हर शीर्ष बिंदु, जैसे कि आपने हम पढ़ा था कोण के बारे में, मैंने आपको बताया था कि जब किसी बिंदु पे जब दो रेखाएं आके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु पे वह कोण का निर्माण करती हैं, अर्थात कोण बनाती हैं। तो जरा देखिए तो बीसी भुजा एसी भुजा सी पे आके मिल रही है, इस पॉइंट पे आके मिल रही है, इस शीर्ष बिंदु पे आके मिल रही है, अर्थात यहाँ पे हमारा कोण बनता है। इसी तरह तीन जगह हमें यह दिखाई दे रहा है, अर्थात त्रिभुज में कितने कोण हुए, तीन कोण भी हुए। ठीक है, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन इसके वर्टेक्स पॉइंट अर्थात जो तीन शीर्ष बिंदु हुए, और तीन इसके कोण भी हुए, अर्थात तीन एंगल भी हुए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसके भुजा और कोण के आधार पर हम इसको जरा एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं। जरा देखिए बाबू, सबसे पहले साइड बोर्ड है ना, तो भुजा के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब जरा कैसे, तो हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे। एक नंबर जो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज। देखिए मैं इसको ऐसे ही डिनोट कर देता हूं क्योंकि सिंबल से भी हम इसको दर्शा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम इसको मिटा दें क्या, मिटा के अच्छे से साफ साफ लिख देना क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं एक छोटा सा फिगर मैं इधर भी बना दूंगा क्योंकि मैं नामकरण अब कर रहा हूं ना, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। इसको हम मिटा के ही ना ठीक से हम लिख लेते हैं, क्योंकि अब तो आप समझ ही गए, फिगर को देख ही लिए। अब हम बेस्ड ऑन साइड, यानी साइड के ऊपर हम इसका, ठीक है ना, चर्चा करेंगे। साइड के ऊपर अब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक नंबर में हमारा क्या होता है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज को ना हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, अर्थात यह अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो नंबर पे हमारा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। हम इस किसके आधार पे कर रहे हैं, भुजा के आधार पे कर रहे हैं। अभी त्रिभुज के एनालिसिस किसके आधार पे कर रहे हैं, भुजा के आधार पे कर रहे हैं। इसके बाद हम कोण के आधार पे भी करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, साथ ही साथ तीन नंबर पे जो हमारा आता है वह हमारा होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसको आप विषम बाहु कहते हैं, अर्थात यह विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। थोड़ा त्रिभुज ठीक से कर दें, विषम बाहु त्रिभुज, यानी यह जो हमारा होता है वह स्केलन होता है, स्केलन ट्रायंगल। अंग्रेजी हिंदी हम सब में लिखते जा रहे हैं। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, और साथ ही साथ हम समद्विबाहु अर्थात आइसोसेल्स ट्रायंगल, और विषम बाहु स्केलन ट्रायंगल। ठीक है ना, उम्मीद है कि भुजा के आधार पे आपने इसके नामकरण के बारे में जान लिया, इसको आपने नाम के बारे में जान लिया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हम विश्लेषण करते हैं एक एक करके। समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा होता है अर्थात समबाहु त्रिभुज,
उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे यहाँ पे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इस स्थिति में ठीक है ना, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अर्थात यह तीनों भुजा जब आपस में बराबर होती हैं, अर्थात यह भुजा और यह भुजा, यानी ए बी, बी सी और ए सी, अगर यह तीनों आपस में बराबर हैं, तब हम कहते हैं कि यह हमारा समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं बाएं साइड में लिखा हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मैं अकेले ही हूं, तो कैमरा उधर लगा हुआ है, क्योंकि मैं देख लेता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उसके बाद लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, मैं इसके बाद इधर नहीं आऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी त्रिभुज के जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं ना, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, तब हम उसे कहते हैं क्या कि यह हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है, जिसमें उसकी सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर होती हैं। और इस स्थिति में बाबू, किसी भी त्रिभुज के अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इस स्थिति में उसका सभी कोण, अर्थात यहां से अगर हम एंगल की बात करें, यानी एंगल ए, पूरा फुल नाम ही लिख देते हैं, अर्थात एंगल ए बी सी, अर्थात एंगल बी का चर्चा हुआ, बराबर एंगल ए सी बी, अर्थात एंगल सी का चर्चा हुआ, यह बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी, अर्थात एंगल ए का चर्चा हुआ। अर्थात इस स्थिति में इस त्रिभुज के ना तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज को मैंने कैसे आपके सामने विश्लेषण किया, समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाती हैं, आपस में समान हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल भी जो होता है ना, तीनों एंगल, वह बाबू क्या होता है, तीनों एंगल समान होते हैं, तीनों एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात वो भी बराबर होते हैं। और उसमें भी यह एक्यूट एंगल का निर्माण करता है, यानी सभी एंगल इसके क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ही होते हैं, अर्थात न्यून कोण ही होते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह हुआ, देखिए अब कोण तो बराबर रहेगा ही, तो वह न्यून कोण ही होगा, और क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात सम ऑफ, यहां पे हम लिखना चाहेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, अर्थात किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 को आपको 3 इक्वल पार्ट में ही बांटना है, तो जाहिर सी बात है कि 60-60-60 में बटेगा, अर्थात समबाहु त्रिभुज का एक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, और दूसरे कोण का भी 60 और तीसरे कोण का भी 60, क्योंकि इसमें सभी कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और जिस त्रिभुज की सभी कोण बराबर है, अर्थात उसकी सभी भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण बराबर है, इस स्थिति में हम कहते हैं कि वह समबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है कि आपको यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैंने आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या विश्लेषण किया, ठीक है। अब चलिए हम समद्विबाहु के बारे में जानेंगे, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा बाबू, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज में क्या हम पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज में इस त्रिभुज की अर्थात समबाहु त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं, और जब तीन भुजाएं आपस में बराबर है अर्थात उस त्रिभुज का 3 कोण भी आपस में बराबर होगा। और जब 3 कोण बराबर है, चूंकि हमें पता है कि तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, अर्थात वह 3 कोण को 180 को हम 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि 3 कोण समान होते हैं तो 60-60 में बढ़ जाएगा। और चूंकि 60 आपका एक्यूट एंगल है अर्थात न्यून कोण है, अर्थात समबाहु त्रिभुज में जो कोण जो बनते हैं वह एक्यूट एंगल बनते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम समद्विबाहु के ऊपर चर्चा करेंगे। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जरा देखिए, सम मतलब बराबर है, द्वि मतलब दो, अर्थात उस त्रिभुज का जिसमें दो भुजा उसका क्या हो, बराबर हो, अर्थात ए बी सी, ठीक है ना। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, समान हो, एक जैसा हो, अर्थात यहां हम बोलेंगे कि ए बी बराबर AC, AB बराबर AC। देखिए इसमें AB बराबर है AC का, लेकिन नॉट इक्वल टू द BC, लेकिन BC से क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि अगर BC के बराबर हो जाता तो समबाहु त्रिभुज हो जाता, लेकिन
हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अर्थात इसमें दो साइड ही, अर्थात इसके दो भुजा ही आपस में बराबर होते हैं, तीसरा भुजा उससे अलग होता है। और इस स्थिति में जब इस त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में समान होंगी, बराबर होंगी, इस स्थिति में जो एंगल होगा, अर्थात जो कोण बनेगा इस त्रिभुज में, इसके दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। और एक जो एंगल होगा, एक जो एंगल होगा क्या होगा, वह अलग होगा। एक जो एंगल होगा वह क्या होगा, अलग होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन तीनों कोण का मान आपको तो 180 पता ही है। तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ा कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में समान होते हैं, दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज करते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा के साथ साथ उसके दो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे स्केलेन ट्रायंगल के ऊपर, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज के ऊपर। देखिए विषम बाहु, नाम से ही लग रहा है विषम बाहु, अर्थात यह कहीं से भी किसी से समान नहीं है। अरे बाप रे, ठीक है, यहां से हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। देखिए ए बी का डिस्टेंस कुछ और है, ए सी का डिस्टेंस कुछ और है, और बीसी का डिस्टेंस कुछ और है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में बाबू, इस त्रिभुज में ना तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समान नहीं है, यानी तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इस स्थिति में वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हो, समान नहीं हो, अर्थात डिफरेंट हो, अलग अलग हो या असमान हो, इस स्थिति में हम उसे कहते हैं कि वह हमारा स्केलेन ट्रायंगल अर्थात विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज में मैंने आपको क्या बताया, तीनों भुजा का माप अलग अलग होगा, कोई एक जैसा नहीं होगा, कोई समान नहीं होगा, तीनों अलग अलग होंगे। और जब किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं तो उसके कोण भी जो होते हैं वह अलग अलग माप के होते हैं, अर्थात इस त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे ना वह भी क्या होंगे, अलग अलग माप के होंगे। कोई कोण एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेगा, अर्थात उसके इक्वल में नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए यह हमने किसके बारे में जाना, तो बेस्ड ऑन देयर साइड, अर्थात भुजा के आधार पर हमने त्रिभुज के प्रकार के बारे में जाना। अब आइए अब हम कोण के ऊपर जानेंगे, अर्थात कोण के आधार पे हम भुजा के त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार तीन प्रकार, कोण के आधार पे भी तीन ही प्रकार, अर्थात भुजा के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात आपको पता चल गया। चलिए अब हम चर्चा करेंगे एंगल के ऊपर। तो एक नंबर यहां से हम देंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। साथ ही साथ दो नंबर में राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मैं ऐसे दे देता हूं साइन, आपको पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यह न्यून कोण त्रिभुज हो गया एक्यूट एंगल, और यह राइट एंगल समकोण त्रिभुज। और तीन नंबर पे हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अर्थात अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार हुए, तीन प्रकार हुए। कौन कौन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अर्थात अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे हम इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे। हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, इस प्रकार के त्रिभुज में ए बी सी, इस प्रकार के त्रिभुज में जो इसके कोण का जो माप होता है ना वह क्या होता है ना, लेस देन 90 डिग्री, वह 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा। वैसा त्रिभुज
जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा या 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, इस स्थिति में हम कहते हैं कि वह जो त्रिभुज हमें मिला है वह हमारा न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का जो हमारा एंगल होगा वह क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। अर्थात 40, 50, 60, 70 जो भी चीज, जो भी एंगल का माप है आप आसानी से उसको ले सकते हैं, लेकिन 90 से ज्यादा, मतलब 90 से ज्यादा क्या, 89 डिग्री तक आप ले सकते हैं, 90 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 90 जैसे लीजिएगा ना वह समकोण हो जाएगा। ये ना, इसके बारे में हम चर्चा कर ही देते हैं। तो समझ में आया कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो होते हैं 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, वैसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, राइट एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, इसमें इस त्रिभुज में ना एक कोण जो हमारा होता है ना वह समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। एक जो हमारा कोण जो होता है वह क्या होता है, समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। अब बाकी जो बचे जो कोण होते हैं ना बाबू, ये भी क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ही होते हैं, अर्थात न्यून कोण ही होते हैं। और इन दोनों एंगल का सम जब भी हमेशा होगा, अर्थात एंगल ए और एंगल सी का चर्चा करेंगे, वह हमेशा एंगल बी के बराबर में होगा, यानी 90 डिग्री के बराबर में होगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि आपका इसका टोटल जो इसके कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है, वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में ना बाबू दो ना समकोण त्रिभुज समकोण नहीं बन सकता है, अर्थात दो कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन सकता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी त्रिभुज में ना दो कोण 90 डिग्री का नहीं हो सकता है, एक ही कोण 90 डिग्री का होगा। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का अगर हो गया, इसका मतलब वह समकोण त्रिभुज कहलाया, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। अब बचा जो दो कोण है, इन दोनों का योग, अर्थात दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे ना तो इसका मान भी कितना आएगा, 90 डिग्री के बराबर में आना चाहिए। तब ना इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 हमें मिल जाता है, यहाँ पे 90 नहीं है, तब ना 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तब यह त्रिभुज के कोण के फॉर्मेट को क्या करता है, पूरा करता है, अर्थात उसके नियम को यह क्या करता है, पूरा करता है, उसके कंडीशन को यह पूरा करता है। उम्मीद है कि आपको समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में जानेंगे, अर्थात अधिक कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है, अधिक कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना बाबू, एक जो इस त्रिभुज में, अर्थात अधिक कोण त्रिभुज में एक जो हमारा जो कोण होता है ABC, नामकरण कर दिए, इस टाइप के त्रिभुज में एक जो इसका कोण होगा ना वह क्या होगा ना, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अर्थात मान लीजिए कि वह हमारा 120 डिग्री ही हो जाए या 130 डिग्री हो जाए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा कोई भी 100 डिग्री हो जाए, तो इस टाइप के त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आपने क्या सीखा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, कि इस प्रकार के त्रिभुज में, अर्थात जो अधिक कोण जो त्रिभुज होते हैं ना, इसमें एक जो कोण होता है वह अधिक कोण होता है, अर्थात वह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण त्रिभुज में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमसे जरूर बताइएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीकों से एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा और आप समझ लिए होंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ट्रायंगल्स पढ़ा, इसके परिभाषा के बारे में जाना, हमने जाना कि हमारा स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो हमारा होता है उसका मतलब क्या होता है, अर्थात लाइन और लाइन सेगमेंट्स में हमने पढ़ा, डिफरेंस जाना, क्योंकि हम शुरुआत में भी पढ़ लिए हैं तो मैंने उसके बारे में ज्यादा विश्लेषण नहीं किया। मोटा मोटी हमें क्लोज फिगर से मतलब था, और बंद आकृति, क्योंकि आपसे किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाइन से बनता है या लाइन सेगमेंट से बनता है, तो अब उम्मीद है कि आप अच्छे से उस बात के जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसके सिंबल के बारे में जाना, इसे हम ऐसे दर्शाते हैं। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जाना, और वह बेस्ड था हमारे साइड के ऊपर और उसके एंगल के ऊपर, अर्थात भुजा के आधार के ऊपर हमने त्रिभुज को जाना, और कोण के आधार पर भी हमने त्रिभुज को जाना, और दोनों आधार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ त्रिभुज में हमने ये भी जाना कि इसके 3 कोण भी होते हैं, 3 भुजा भी होते हैं और 3 इसके शीर्ष बिंदु भी होते हैं। और साथ ही साथ हमने इस चीज को भी मोटा मोटी पढ़ लिया, सीख लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान का योग जो होता है, कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। और उसमें भी हमने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण को जान लिया। उधर हमने समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने जान लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और यदि आपको समझ में आ गया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को आप बढ़ाने में मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।